अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29 में हमने क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के हमारे पास जो है ना दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन टाइप होती है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक ये टाइप होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों का ओवरव्यू बताया तो होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना हमारे पास क्या होते हैं, वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं हमारे पास, हम किसी थर्ड एलिमेंट को उसके अंदर क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है और उनके फ्लोएशन की तादाद, स्पीड क्या होती है वो ज़्यादा होती है, जिसमें से ज़्यादा करंट पास होता है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी एलिमेंट का सहारा नहीं लेते। जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, वही उसी को हम इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते होते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों का ओवरव्यू हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हमारे पास आते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है ना। इसका जो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभार। ये लेक्चर में ट्वेंटी ना एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आपने लाजमी। इसमें शॉर्ट्स भी कई बार आए थे होते हैं, पूछ लेंगे मेरे ख्याल से वो ना। ठीक है, अंदाज़तन बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेक्चर 29। पूरे सारे सर्किट वगैरह थे, वो सॉल्वेशन है उनके, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले सर्किट के, और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, अगर इसको इस तरह करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको इस तरह नहीं करेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ समझने वाली लेक्चर नंबर 29 में। अच्छा जी, सबसे पहला जो भी यहाँ मुझे एमसीक्यू नजर है वो ये है कि इन जैसे शामिल सिलिकॉन जो होता है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक रेगुलर लैटिस होता है। ठीक है ना, जिसमें एक एटम होता है, एटम के अंदर जो एक फिक्स बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्डिंग होना, उससे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये एटम मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है वैसे, ठीक है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर का हर किसी के एटम के बाद ना चार चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। ठीक है ना। अब जाहिर बात है, एक 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला वैलेंस शेल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, जो एक स्टेबल एटम होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर चार जो अपनी जगह पूरे करने के लिए, ठीक है ना, कुछ ना किसी एक एटम से जो है एलिमेंट जो है, उसमें से कुछ ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि जाहिर बात है 100% तो कोई होता नहीं स्टेबल। ठीक है ना किसी में से कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, वो किसी ना किसी पे यहाँ पर चले जाएगा। कहने का मतलब है कि मिसाल के तौर पर वहाँ पे ये इन सब के पास क्या है, 4 है, यहाँ पे एक 3 है। ठीक है ना, और उसका जो एक चौथा एलिमेंट था ना, चौथा इलेक्ट्रॉन था, वो फ्री हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर की वजह से भी कभी कभार फ्री हो जाता है, लेकिन इतनी तादाद में फ्री नहीं हो पाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। दोबारा बता देता हूँ मैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्री तो हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में नहीं होते कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया, ठीक है ना, वो यहाँ पर जाके यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। होल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और इस जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है वो हमारे पास एक्ट क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर सारा वो चीज़ें लिखी हुई है कि जो मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर जो होता है, उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इतने तादाद में नहीं होते कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद अगर आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तादाद बढ़ानी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्मल आयनाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि हम जो है इसके अंदर आयनाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे कि H2O के आयनाइजेशन करते हैं, एटम्स को अलग अलग कर देते हैं, H को अलग करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ठीक है ना, उसे हम आयनाइजेशन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट एक जगह, नेगेटिव एलिमेंट एक जगह कर देते होते हैं। वो किस मदद से करना है, इसमें थर्मल, थर्मल का मतलब इसको हीट अप करके जो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी मजीद, तो उसकी मदद से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर सारा भी लिखा हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इक्वल नंबर एंड हैंस इक्वल। अब मिसाल के तौर पर कि अगर 4 एटम है हमारे पास,
ठीक है ना। और चारों के पास जो है चार चार एटम है और एक पांचवा एटम है, उसमें क्या है, तीन एटम मौजूद है। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताई है वाली, इन सब के पास क्या है, चार चार एटम है। इन सब के पास क्या है, चार चार एटम है। वो चार चार इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एटम कह रहा हूँ मैं। इन सब के पास क्या है, चार चार इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तीन इलेक्ट्रॉन्स है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स था वो थर्मल आयोनाइजेशन या फिर आप कह लो रूम टेम्परेचर के वजह से क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है ना। अब जब यहाँ से फ्री होगा ना, जो उसकी जगह यहाँ पर खाली होगी ना, वहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है अपनी जगह। ठीक है ना। जो भी जगह छोड़ता है ना, तो वहाँ पर साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। अब मिसाल के तौर पर जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वहां पास उस एटम के पास कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक और चीज पे है कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव रैंडमली थ्रू सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड इन द प्रोसेस सम इलेक्ट्रॉन में फिल सम ऑफ द होल। वही सब चीजें बताई हुई उन्होंने कि जो इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है रैंडमली मूव करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया इस वाले डायग्राम में कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, यहाँ पे रैंडमली मूव करेगा, किसी के बाद भी जा सकता है। अब जो यहाँ से जब जगह छोड़ता है ना, वो यहाँ पर क्या सिंबल कौन सा आता है, पॉजिटिव साइन आया था। ये सब चीज़ें वहाँ पर भी लिखी हुई है वाली, कि वहाँ पर जो है वो होल्स क्रिएट कर देता है जहाँ से वो जगह छोड़ता है, और जहाँ पर वो फिलअप करता है होल्स को, जहाँ पर फिलअप करता है वहाँ पर क्या कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये वाला प्रोसेस होता है ना, जगह छोड़कर जाना फिर कहीं पर जाकर फिट हो जाना, उस टाइम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन, यानी कि जुड़ना, टूटना, फिर किसी और जगह जुड़ जाना। ठीक है ना। ये वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिकम्बिनेशन कहते हैं। इट रिजल्ट इन डिसिपेंडिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, देयर रिकम्बिनेशन रेट इज रिस्पॉन्सिव प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल व्हिच इन टर्न इज डिटरमिन्ड बाय आयनाइजेशन रेट। अब वही चीज बताए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे ये लगी है इसमें है क्या, वो ये बता रहे हैं कि ये डिपेंड करता है, रिकम्बिनेशन का रेट जो है ना प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है और होल्स की तादाद कितनी है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस तरह बढ़ेगी, किसकी मदद से बढ़ेगी, आयनाइजेशन की, यानी कि थर्मल आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना हीटअप कर रहे हैं, उसकी मदद से कितना कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होंगे, उसके मदद से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। ठीक है ना। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास आता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और हमारे पास बैंड गैप। कंडक्शन बैंड होता है हमारे पास जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करे, उसके बाद एक एबिलिटी आ जाती है आपका कंडक्शन बैंड का, आप कह लो उसके बाद एबिलिटी आ जाती है जिससे वो अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके। ठीक है ना। कंडक्शन बैंड ये होता है, उसके बाद एबिलिटी आती है। वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड का मतलब है जब वो एटम के इर्द गिर्द घूम रहा हो उसके एंड वाले शेल पे, उससे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये इसका क्या होगा, वैलेंस बैंड है ये वाला। ठीक है ना। जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब जो यहाँ से निकलेगा ना, ऐसा अपनी जगह छोड़ेगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है ना। हमारे पास जो है इसके अंदर चार लगे हुए, एक ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास सर्कल बना हुआ है हमारे पास वैलेंस शेल है। ठीक है ना। जब ये जहाँ से जगह छोड़ेगा ना, आप कह लें जब यहाँ जगह छोड़ेगा, यहाँ से यहाँ हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर क्रिएट होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, हमारे पास क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, हमारे पास क्या है, क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली इसके बाद एबिलिटी होगी, क्योंकि एक कंडक्शन बैंड के अंदर आ चुका हुआ है। जो कंडक्शन बैंड में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिरते रहते हैं, ये ऐसा बैंड होता है जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये ऐसा बैंड है। ठीक है ना। इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर देयर इज अ बैंड गैप अबव द वैलेंस बैंड कॉल्ड अ कंडक्शन बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड से ऊपर जो गैप बैंड आता है उससे ऊपर हमारे पास कौन सा कंडक्शन बैंड होता है, इन्होंने वो लाइन लिखी हुई है। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हायर देन दैट है वैलेंस बैंड, यानी कि जो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनसे भी ज्यादा हाई तौर पर एनर्जी किसमें होती है, कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद होती है। अब इसमें क्या, सफिशिएंट टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम एटम टू एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो जहाँ से करंट पैदा होता है ना, वो कौन सी जगह है, कंडक्शन बैंड है। बस इतना, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी बात को बताते, जो लाइन उन्होंने पूरी लिखी हुई है ना, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है वाली, इस लाइन का मेन मकसद ये है, ये ऐसा बैंड है जहां से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, और इसी बैंड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं हमारे पास, जो कि किसकी मदद से बने होते हैं, एटम टू एटम मूव होने की वजह से बनते होते हैं।
ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का जो था हमारे पास क्या था भाई, आपको मैंने बताया, जो इसका जो शेल होता है ये वाला, वो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस बैलेंस शेल होता है। ठीक है ना, पूरी की पूरी वही चीज़ होती है। इसमें हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर में, उससे भी हमारे पास क्या क्रिएट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा मटेरियल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा ये पूरा पैराग्राफ वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब है ऐसा रास्ता, ऐसी एनर्जी जो वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव करे, जो उसमें एनर्जी कंज्यूम होना, उसे हम क्या कहते हैं, बैंड गैप। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, मैं पेस्ट, अब यहाँ पे देखें जरा, ये वापस एक उन्होंने डायग्राम दी हुई थी। अब जो यहाँ से लेके ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट है ये वाली, ठीक है ना, ऐसा करते इस साइड में बनाया तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की जो मूवमेंट है ना, ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा ना, जहाँ पे इसकी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कि जिसको कितनी ताकत दी गई है कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ मूव होना पड़ा इसको। ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, बैंड गैप। कि उसने उसने कितनी एनर्जी हासिल की है, उस एनर्जी को हासिल करते हुए, उसको कंज्यूम करते हुए वो वैलेंस बैंड से लेकर कहाँ तक पहुंचा, कंडक्शन बैंड तक पहुंचा ना, उससे हम क्या कहेंगे, बैंड गैप। जितना उसको सफर उसने तय किया, ये वाला सफर तो तय किया, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, बैंड गैप। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो उसके रास्ते में जितने भी है, आपके रेजिस्टेंस क्या लेना है उसको। ठीक है ना, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, उसको धक्के देना, धक्का देना। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, ये मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में एक टॉपिक था, उसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमारे पास। ठीक है ना, उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, इसमें हमारे पास ड्रिफ्ट करंट के लिहाज से बता रहे हैं कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड के धक्का देना, देखो पुशअप करना, पुश करना उसको। ठीक है ना, कि अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उससे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। द प्रोसेस वेयर द चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो धक्का देते हुए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में चले जाते हैं। इतना तेज धक्का होता है कि वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, a field electron present in the nearby valence band, if we apply some electric field to such a material, then these electrons due to applied electric field may drift. Hence we can observe some activity in no into electrical property to the of the material. Therefore some flow of electrons also observed, and we say this is a we say this is a conductor. ये वही सारी बात बताइए, हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमने उसके पीछे पुश किया है, जिसे कहते हैं ना बैटरी लगा दी हमने, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन की जो स्पीडिंग था ना और इंक्रीज हो गया, और उसकी स्पीडिंग इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, ड्रिफ्ट नाम दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक कुछ यहाँ पर जो तंग रास्ते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर धक्काव यानी कि रिपल्जन हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा वो मुश्किल होगी आगे बढ़ने में, क्योंकि इसको रिपेल कर रहे होंगे, पीछे की तरफ रिपेल कर रहे होंगे, जबकि जो पीछे फोर्स होगी उसको आगे की तरफ रिपेल कर रही होगी। ठीक है ना, अब सेम एज इट इज अगर हमारे पास ये इस तरह का कोई आ जाए, इस तरह के केस आ जाए जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या हो, डिक्रीज नंबर ऑफ, आप कह लो इंक्रीज नंबर ऑफ वो हो इलेक्ट्रॉन्स इस गैप के अंदर। ठीक है ना, बैंड गैप के अंदर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर क्या हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये आप कह लो एज ए इंसुलेटर काम करता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब जाहिर पता है, अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ रिपल्जन होगी, जो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा, जो वैलेंस सेल से हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, वो तो आते रहते वहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ रिपल्जन जो होगी ना, इसको आगे बढ़ने नहीं देगी, इसी वजह से इसमें से सबसे ज़्यादा कम करंट यूज़ होगा, यानी कि गुजरेगा इसमें से। ठीक है ना, यहाँ पर खुद बताया हुआ एज ए इंसुलेटर काम करेगा ये। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास ये भी एज आप कह लो, कुछ करंट इसमें से गुजरेगा, कुछ करंट की क्या होगा, वो इंसुलेट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ये इसमें क्या कहते हैं, दो गैप यहाँ पर आए हुए, ये दो गैप यहाँ पर है, जबकि बाकी सारे में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भरी हुई है, जो कि एज ए रिपेल्जेंट काम कर रहे हैं। उसको जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा यहाँ से, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। ठीक है, जबकि जो इससे पीछे जो फोर्स लगेगी उसकी वजह से वो आगे बढ़ेगा, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या मालूम उसकी जो 3.3 इलेक्ट्रो वो एनर्जी हो गया वो कम होकर 1 पॉइंट कुछ में आ जाए, और जो हमारे पास जो एनर्जी आई वो कम आए। ठीक है ना,
बैंड गैप का मतलब आपको सारा बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होती है वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड में, उससे हम क्या कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। बैंड गैप एनर्जी मेरे ख्याल से उसकी जो वैल्यू होती है ना 3 पॉइंट कुछ समथिंग होती है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। एनर्जी कंज्यूम इन बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। वहाँ पे जो इसकी एनर्जी कंज्यूम होती है वो होती है 3.3 कुछ होती है हमारे पास। इतना मुझे पक्का याद है कि 3.3 ही कुछ होती है हमारे पास इसकी जो एनर्जी कंज्यूम होती है ना। ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 3.29 से लेकर 4.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर क्या एनर्जी कंज्यूम होती है हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डी एक्साइट के तौर पर, जो वो डी एक्साइट होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन हो जाना। ठीक है ना, कंबाइन हो जाना, यानी कि एक स्टेबल फॉर्म में आ जाना। ठीक हो गया। अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, द करंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो उस डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, जैसे कि जारी पता है एटम्स आप जब स्टेबल होने लगते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा ना, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन, स्टेबल एटम्स की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। उसके बाद डिफ्लोसिटी आ गई ना, वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक सेकंड ईयर में भी पढ़ा था हमने ये, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दी जा रही है एक्सटर्नल, ठीक है ना, उसकी वजह से वो आगे मूव कर रहा है तेज स्पीड से, और उस तेज स्पीड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्लोसिटी कहते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं, जो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में मदद करे जो एक्सटर्नल पावर, ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पुश करे, उसको धक्का दे, उसकी मदद से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ना, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्लोसिटी कहते हैं। अब हमारे पास है डोप सेमीकंडक्टर के मुराद हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर था जो किसी एक थर्ड एलिमेंट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, डोप सेमीकंडक्टर। यानी कि हम इसके अंदर मिसाल के तौर पर सिलिकॉन के अंदर हमने कोई एक इम्प्योरिटी मिक्सअप कर दी, मेरे ख्याल से 1:10⁻6 होता है। 1:10⁻6 मेरे ख्याल में शायद लिखा भी हो, नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से। 1:10⁻6 के साथ साथ इसको ना इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं हम, इम्प्योरिटी रेशियो इन सेमीकंडक्टर 1:10⁻⁻7, ठीक है ना, -7 और -6 होता है। एक मतलब चेक भी कर लेते हैं, कुछ में 1:10⁸ है, कुछ में 1 है। एक मिनट की एमसी कुछ आ गया ना हमारे पास, -7 ही होता है मेरे ख्याल से। जी ये रहा, 10⁻7 ही हमारे पास। पी टाइप एन टाइप की जो होता है, यहाँ पर पी टाइप जो होता है पॉजिटिव होता है, एन टाइप वहाँ पर नेगेटिव में आता है हमारे पास। अच्छा जी, हम पढ़ते जरा आगे। डोप सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन सा कंडक्टर होता है जो हम किसी इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं हम क्रिएट करें। इससे भी आगे कैटेगरी होती है डोप के सेमीकंडक्टर से, हमारे पास 2 कैटेगरी निकलती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब क्या होता है कि हमने जो है, आप कह लो कम इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एटम है ना उसके अंदर मिक्स कर दिया हमने, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स की तादाद, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की तादाद क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से ज़्यादा तादाद होने की वजह से हम इसे कहते हैं पी टाइप, यानी कि पॉजिटिव टाइप हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दूसरी टाइप आती है एन टाइप। एन टाइप का मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा करके उसके अंदर क्या करें, मिक्सअप करें, तो हमारे पास कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, एन टाइप। वहाँ पेंटावेलेंट होता है और एक वहाँ पर जो होता है ट्राईवेलेंट होता है। ट्राई का मतलब 3, ठीक है ना, यानी कि 3 होते हैं यहाँ पर।
3 इलेक्ट्रॉन्स मिक्स करते हैं ट्राइवेलेंट में। पेंटावेलेंट में क्या होता है, हमारे पास 5 होते हैं, 5 या फिर 6 कह लो, 5 मेरे ख्याल से 5 ही होते हैं पेंटावेलेंट में, ठीक है ना। वो फॉस्फर होता है, फॉस्फोरस। पेंटावेलेंट हमारे पास कौन सा है, फॉस्फोरस है ये मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना, ये ग्रुपिंग का देखा जाए ना, केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों का। जो होता है ना टेबल होता है उनका, एलिमेंट्स का टेबल होता है, उसके मेरे ख्याल से फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ ग्रुप के दरमियान जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, वो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट के तौर पर यूज़ होते हैं मेरे ख्याल से। इतना इसका इस बात का मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी इस बात में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि टेट्रावेलेंट के जरिए हम क्या क्रिएट करते हैं, पी टाइप, और पेंटावेलेंट के जरिए हमारे पास क्या क्रिएट होगा, एन टाइप क्रिएट होगा। डोप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो इम्प्योरिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिएट करते हैं ना एक सेमीकंडक्टर मॉडिफाइड, यानी कि आप कह लें प्रोटोटाइप सेमीकंडक्टर, उससे हम क्या कहते हैं, डोप सेमीकंडक्टर। अब बाइस, बाइस का मतलब यहाँ पे आप कह लें फ्लो, नो बाइस का मतलब क्या है, कोई भी फ्लो नहीं चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक आता है डिप्लीशन रीजन। नो बाइसिंग के से पहले आपको बता दो, डिप्लीशन रीजन हमारे पास क्या होता है। डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन होता है जो इम्प्योरिटीज को ऐड करने के बाद क्रिएट होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, ये वहाँ पे एक आप कह लो सेमीकंडक्टर आ गया वहाँ पर, ठीक है ना, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। अब जो है ना, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ऐड किया पार्टिकल्स 1:10⁻6 के लिहाज से, 10⁻6 का माना 6 का होता है मेरे ख्याल से। हमने इस तरह करके ऐड किया, हमने इम्प्योरिटीज इसका ऐड की, ठीक है ना, सिलिकॉन के अंदर कर लिया हमने ऐड, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ऐड की, ये वाले रीजन में मैंने, ये वाले रीजन में कौन से ऐड की मैंने, पी, यानी कि पॉजिटिव, और ये वाले रीजन में मैंने क्या ऐड किया मैंने, एन, ठीक है ना। अब इसकी मदद से क्या होगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पार्टिकल जो होंगे इस तरफ भागेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर होल्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर सारे होल्स क्रिएट हुए हैं ना इसकी वजह से, ठीक है ना। अब जो होल्स को फिलअप करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इधर, इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है ना। अब जो क्या होगा, जो यहाँ का पॉजिटिव जो चार्जेस होंगे वो इस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को ऐसा करते ब्लू से कर देता हूँ मैं, पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस तरफ भागेंगे, इस तरफ करके। अब जो इसके मदद से जो है ना, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं और इसकी तरफ से क्या हो रहे हैं, होल्स भाग रहे हैं। अब कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ना वहाँ पे एक क्रिएट होता है, रीजन क्रिएट हो जाता है, जाने के यहाँ पे वहाँ पे क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और इधर क्या क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर होता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको रिपेल करके ना यहाँ पर रोक लेते हैं तो इस रीजन में। और यहाँ पर पॉजिटिव कुछ यहाँ पर माइनॉरिटीज की वजह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से माइनॉरिटीज में होता है इधर, इधर वहाँ पर क्या होता है, माइनॉरिटीज में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इधर वहाँ पर माइनॉरिटीज में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो रीजन क्रिएट होगा ना, ये वाला रीजन, जो इनके कंबाइन इफेक्ट की वजह से, जो इनके कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, या फिर किसी किसी भी बॉन्डिंग की वजह से जो आंसर क्रिएट होगा ना, वो हमारे पास क्या होता है, डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन क्या कहता है, जो पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर और नेगेटिव को क्या रिपेल करेगा इतने, लेकिन इतना रिपेल्जन उसकी फोर्स नहीं होगी कि वो उसको बाहर निकाल सके यहाँ से, इतनी रिपल्जन फोर्स नहीं होगी। उसको बस यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबल कर देगा इधर, कि वो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आ सकता है, और ये इधर नहीं आ सकते, ठीक है ना, ये इसको यहाँ पर स्टेबल कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास डिप्रेशन रीजन में चाहिए होता है। अब उसमें उन्होंने एक ग्राफ बताया हुआ ये वाला, ठीक है ना, कि बैरियर वोल्टेज क्या होता है, बैरियर वोल्टेज किस तरह हम क्रिएट करते हैं, इसका भी बताया, तो भी बहुत मजे की चीज़ है वैसे ये। मैं दोबारा से यहाँ पर बताता हूँ, एक बनाता हूँ मैं, सेमीकंडक्टर बनाए थे मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे एक दरमियान में वहाँ पे आप कह लो एक डिप्लेशन रीजन है 0.7 वोल्ट का, ठीक है ना। सिलिकॉन जो होता है ना, मेरे ख्याल से उसका अप्रोक्सीमेटली जो वोल्ट होता है वो 0.7 का ही होता है। डिप्लेशन रीजन उसका क्रिएट होता है यहाँ पर, डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन है, इसकी वेट, ये वेट है उसकी आप कह लो 0.7। यहाँ पर वहाँ पर कौन सा पार्टिकल्स है, होल्स है, यहाँ पर आप कह लो पॉजिटिव पार्टिकल, सारे के सारे हर जगह पॉजिटिव पार्टिकल आ गए, ठीक हो गया। अब उसके बाद वहाँ पर यहाँ पर जो है नेगेटिव पार्टिकल, ई से मैं लिखता हूँ इसको ई, ठीक है ना, ये सारे के सारे वहाँ पर ई आ गए, ठीक हो गया। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें वहाँ पर दो होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और हमारे पास होता है रिवर्स बायसिंग। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो थोड़ा सा आपको इसको जो है दूसरा कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से
इधर रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक वायर अटैच कर लेता हूँ मैं, एक वायर मेरे पास ये आ रही है, एक वायर हमारे पास ये आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन जो हमारे पास 0.7 वोल्ट का हमारे पास 0.7 वोल्ट का। अब मैंने जो है यहाँ पर बैटरी लगा दी 0.7 वोल्ट की ही, यहाँ पॉजिटिव है, ये याद रखना, पी है, और ये हमारे पास क्या है, एन टाइप है, ये पी टाइप है, यहाँ पर एन टाइप है। अब जो है ना हमारे पास मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ठीक है ना, और नेगेटिव टर्मिनल मैंने क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया मैंने, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक हो गया। अब जो इसकी मदद से जो करें, सबसे पहले ऐसा करता हूँ मैं, फॉरवर्ड बायसिंग समझाया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव पी टाइप के साथ हम क्या जोड़ेंगे, हम नेगेटिव जोड़ देंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे डार्क कलर लेता हूँ मैं, डार्क कलर से, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है 0.7, ठीक है 0.7 वोल्ट है। यहाँ से वहाँ पे 2 वायर्स आ रही हैं इस तरह करके हमें जोड़ दी हुई। ये हमारे पास क्या है, पी है, ये हमारे पास क्या है, एन है, ठीक हो गया। मैंने पी के साथ जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। और इसके सामने क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमारे पास अगर देखा जाए, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और जो यानी कि पॉजिटिव चार्जेस तरह कन्वेंशनल करंट, अब कन्वेंशनल करंट हमारे पास इस तरह जाएगा ना, इस तरह फ्लो होगा पूरा का पूरा, इस तरह करके जाएगा, फिर दोबारा इस तरह करके जाएगा, कन्वेंशनल करंट हो गया हमारे पास ये। लेकिन अगर भी देखा जाए बैटरी के लिहाज से, बैटरी के यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, इधर जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके बाद जाएंगे, यहाँ फिलअप होंगे, ठीक है ना, कुछ आगे मूव कर जाएगा, डिप्लेशन यूनिट को आगे मूव करेंगे, ठीक होगा। जबकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इसके पास जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ठीक है ना। तो ये वाला जो करंट निकलाता है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो क्रिएट हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जबकि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करे, अगर पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस हो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अगर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, हम नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। अब उसके बाद देखो जरा, अगर देखा जाए इस तरफ जा रहा डिप्लेशन रीजन, अब मिसाल के तौर पर ये नेगेटिव है ना, तो ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड को समझ आ गया। मैं नेगेटिव का समझाता हूँ, उसका रिवर्स बायसिंग का समझाता हूँ मैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है हमारे पास, रिवर्स बायसिंग में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। जब ये नेगेटिव जो है इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो ऑटोमेटिकली आगे मूव करेगा इस तरह करके, ठीक है ना, क्योंकि रिपेल हो रहे हैं, नेगेटिव यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, इसको यहाँ पर चले जाएगा। तो ये डिप्लेशन रीजन का जो रीजन होगा वो कम हो जाएगा, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना हमारे पास, ठीक है ना। उस विड्थ कम होने की वजह से जो डिप्लेशन रीजन की मूवमेंट कम होगी ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास बैटरी जो लगी हुई है 0.7 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो यहाँ पर ग्राफ भी साथ बनाया, तो मैं ग्राफ कैसा बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। अब पहले आपका जो वोल्टेज है ना हमारे पास वो है 0.1 में पहुंचा, 0.1 वोल्ट यहाँ पर पहुंचा, थोड़ा सा आगे मूव हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा करंट यहाँ पे आगे मूव, इस तरह करके अभी सीधे आ रहा है, कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी कि 0.7 वोल्ट जब पहुंचेगा ना इस बैटरी का करंट, वोल्ट जो होगा जब यहाँ मूव करेंगे ना। अब यहाँ पर देखा जाए, ये वाला भी डिप्लेशन रीजन हमारे पास कौन सा है, 0.7 वोल्ट का, ऐसे ही ना। डिप्लेशन रीजन जो हमारे पास है वो 0.7 वोल्ट का ना, और ये भी हमारे पास 0.7 वोल्ट का, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा, आपस में कैंसल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, वहाँ पे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पैदा हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक हो गया, जिससे हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते होते हैं, उसके हम क्या कहते हैं, बैरियर वोल्टेज। ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे पास जो बाउंडिंग चार्जेस डिप्लेशन रीजन होता है ना, ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहता है, उसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होना, उससे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज बैरियर कहते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया, ग्राफ कैसे बना, कि ऐसा एक पॉइंट आया जिसकी वजह से वो वोल्टेज जो है ना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वो जो डिप्रेशन से वहाँ पर खत्म हो गया है। अब इसके बाद डिफ्यूजन करंट क्रिएट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन करंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन इज हाई इन द पी रीजन एंड लो इन द एन रीजन। यानी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है वो पी रीजन में ज़्यादा होंगे और एन रीजन में हमारे पास माइनॉरिटीज में होंगे, जबकि जो होल्स होंगे
वो एन रीजन में हमारे पास क्या होंगे, होल्स वहाँ पर एन रीजन में क्या होंगे, यानी कि एन टाइप में हमारे पास क्या होंगे, माइनॉरिटीज में होंगे, जबकि सॉरी जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स वो एन टाइप में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि होल्स वाली जगह में क्या होंगे, माइनॉरिटीज में होंगे। ठीक हो गया। दीज टू करंट कंपोनेंट ऐड टुगेदर टू फॉर्म द डिफ्यूजन करंट, यानी जब उनको आपस में कनेक्ट करते हैं ना, जब उनको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेबल एटम बनाने की जब कोशिश करते हैं, ठीक है ना, थर्मल आयनाइजेशन या फिर इम्प्योरिटीज की वजह से, तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं ना, तो उसकी मदद से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होकर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक हो गया। डिप्रेशन रीजन मैं आपको पूरा समझा चुका मैं, क्या क्या होता है, किस वजह से क्रिएट होता है, किस प्रोसेस से वहाँ पर क्रिएट होता है ये। ठीक है ना। आगे वहाँ पर ये पी एन टाइप बताया हुआ है कि पी यहाँ पी एन जंक्शन होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन जंक्शन होता है वहाँ पर। उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना, देखो जरा पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। जबकि वहाँ पर जो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, मेरे ख्याल से मैंने आपको उल्टा बता दिया, जो मैंने आपको पीछे बताया ना, मैंने सारा का सारा आपको उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में दोबारा बताया, तो ऐसा करता हूँ मैं। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होता है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होता है। ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा जो करंट का फ्लो होता है ना, इस टाइप ज़्यादा होता है, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। रिपल्जन होने की वजह से जो डिप्लेशन रीजन होता है ना हमारे पास, उसकी विड्थ क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। जबकि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हम नेगेटिव को पॉजिटिव को जोड़ देते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ना, इधर आते हैं बैटरी की तरफ इधर, और पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है ना, इंक्रीज हो जाती है। उस इंक्रीज की वजह से क्या होता है, वो ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। रिवर्स बायसिंग उसे कहते हैं। ठीक है ना। वो गलती से मैंने आपको उल्टा बता दिया, ठीक है ना। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। दोबारा बताया तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है। किस तरह, क्योंकि डिप्लेशन रीजन ऑलमोस्ट जीरो आता है। जबकि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन इतना ज्यादा होता है, किसकी मदद से, क्योंकि हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है नेगेटिव के साथ। और जो नेगेटिव, ये वाला जो नेगेटिव रीजन है वो किस तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ, जो हमने यहाँ पर चेंज किया है। और जो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो किस तरफ भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब जिसकी जब ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, अब दरमियान का जो रीजन होगा वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज करेगा वो एज इंसुलेटर काम करने का। ठीक हो गया। तो ये हमारा लेक्चर में 29 था, डोपिंग का था, सेमीकंडक्टर था। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह होगा ना, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ईमेल में बता दीजिएगा कि आप मुझे कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा बहुत क्लियर कर दे। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।